हेलो एस्पिरेंट, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और मैं आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में हेल्प करती हूँ। आज हम 2019 का जुलाई का पेपर 1 का एनालिसिस देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। प्रीवियस वीडियो की बात करूँ तो मैंने आपको एनबीएस की नवोदय विद्यालय समिति की आपको लेटेस्ट में वैकेंसीज के बारे में अपडेट दी थी, तो प्लीज उस चीज को, उस वीडियो को देखिएगा और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आप जाइए, फॉर्म भी भरिए, इंटरव्यू दीजिए, अपने एक्सपीरियंस को बिल्ड कीजिए। नेक्स्ट आज हम ये पेपर एनालिसिस करेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो हम अपना पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं which one of the following statement is true about the role of heredity and environment। अब heredity और environment क्या है? लोगों जो व्यक्ति होते हैं उसके डेवलपमेंट में इक्वल पार्ट में रोल प्ले करती है। मतलब हेरिडिटी जेनेटिकल फैक्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ट्रू बताना है इस स्टेटमेंट से सब्जेक्ट। आप देखिए, सबसे पहला, सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय इन्वायरमेंट। मतलब कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, चाइल्ड एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कम्प्लीटली डिसाइड बाय जीन डिसाइड करता है। या गुड केयर एंड न्यूट्रिशन डाइट कैन फाइट एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड बॉर्न विद। या इन्वायरमेंट प्ले ओनली सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट, केवल चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो ऑप्शन क्या है? अभी मैंने आप लोग को बताया दोनों अपने में क्या है, आपस में रोल प्ले करते हैं। हेरिडिटी इन्वायरमेंट दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट देखिए, Which one of the following statement cannot be attributed to Piaget theory। अब Piaget की थ्योरी आपके क्या है? आपके कितने स्टेजेस दिए थे? 4 स्टेजेस दी थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशन। तो इस Piaget से रिलेटेड हमें वो स्टेटमेंट बताना है जो कि आपका मतलब ट्रू नहीं है या Piaget की थ्योरी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो सबसे पहला देखिए, डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस। तो ये सही है, डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव होता है ना कि क्वांटिटेटिव होता है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड। बच्चा खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है और अपनी नॉलेज को यूज करता है, ये भी ऑप्शन सही है। लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। अगर हम कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे, मतलब चीजों को सीखने के लिए कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे, तो लर्निंग विल बी टेक प्लेस। क्या ये प्याजे कहते हैं? या चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट। अगर हम चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट की बात करें तो बच्चा अपने इन्वायरमेंट पे रिस्पॉन्ड करता है, ये भी आपके प्याजे कहते हैं। लेकिन लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, इसके बारे में प्याजे नहीं कहते कि कांस्टेंट प्रैक्टिस से आपकी लर्निंग। हमारे क्या होता है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जहां पे हम मीनिंग मेकिंग में बिलीव करते हैं। बच्चा क्या होता है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो इन्वायरमेंट में या कांस्टेंट प्रैक्टिस से एक ही काम कर रहा है उससे वो चीजें सीखेगा। बहुत सारे फैक्टर्स उस पर इन्फ्लुएंस डालते हैं। और प्याजे, आपको पता होगा, प्याजे हेरिडिटिकल फैक्टर पे बात करते हैं ना कि इन्वायरमेंटल फैक्टर पे इतना जोर नहीं देते हैं। तो प्याजे थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी 3। नेक्स्ट देखिए, Which one of the following is not a limitation of pre-operational thought। pre-operational thought की limitation कौन सी नहीं है? pre-operational आपका सेकंड फेज, टेंडेंसी टू कंसंट्रेट। अब बच्चा यहाँ पे, अब ये एक तरीके की लिमिटेशन है। क्यों? प्री ऑपरेशन में बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, एक सिंगल चीज पे मतलब उसका फोकस नहीं रह पाता है। मल्टीपल चीज पे बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते एक चीज में, बहुत ही ज्यादा कह सकते हो हाइपर एक्टिव इगोसेंट्रिज्म होते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट। बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट मतलब सिंबल से सीखना, लर्न करना आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चा ये आपका क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है ना कि ये लिमिटेशन है। ये भाई प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चा सिंबॉलिक थॉट सीख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक है। तो राइट ऑप्शन विल बी सेकंड। इगोसेंट्रिक, बच्चा अहम केंद्रित होता है, तो ये आपका लिमिटेशन है। इरिवर्सिबिलिटी, बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होता है, ये भी आपका लिमिटेशन है। लेकिन ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये लिमिटेशन नहीं होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन। अब प्ले बच्चों के विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो एक्सेप्ट आपको इस ऑप्शन में बताना है क्या चीज नहीं होगा। दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी। प्ले से क्या होता है, बच्चा अपने ऊपर मास्टरी हासिल कर लेता है अपनी बॉडी पे। देन इट स्टिमुलेट देयर सेंसेस। खेलने कूदने से बच्चों के सेंसेस मजबूत होते हैं। या इट इज जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लीजेंट तरीका है जहां पे बच्चा अपने टाइम को स्पेंड कर सकता है। या दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू
यूज देम। मतलब बच्चा क्या होता है, नई नई स्किल्स को सीखता है जब वो प्ले ग्राउंड में होता है, नए नए लोगों से मिलता है और चीजों को सीखता है। तो ये ऑप्शन भी क्या है आपका, सही है। लेकिन प्ले सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पेंड करने का एक प्लीजेंट तरीका नहीं है, इससे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है, उनकी बॉडी, सेंसेस, स्किल सभी चीजें डेवलप होती है। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। अब बच्चों को क्रिटिकली मतलब सोचने के लिए कौन सा हम क्वेश्चन बच्चे से पूछेंगे, बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएगा। डू यू, पहला ऑप्शन देखिए, डू यू नो द आंसर टू दिस। सिंपली आंसर पूछना कि इसका आंसर आपको पता है, या व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर पूछना। या कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन, मतलब एक सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग आप दूसरी सिचुएशन सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो। या व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस, दिस विल बी राइट आंसर। अब जब डिफरेंट वेज की बात कर रहे हैं, मल्टीपल वेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चा क्या लगाएगा, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगाएगा, अपनी क्या लगाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग लगाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी राइट आंसर। बच्चा यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाएगा, तो दिस विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, प्रगतिशील शिक्षा, जहाँ पे बच्चा आगे बढ़ता है, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट रहता है, कोऑपरेटिव लर्निंग रहता है, बच्चा अच्छे से समाज के साथ भाई चीजों को देखते हुए सीखता है। तो ऑप्शन देखिए, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। लर्निंग बाय डूइंग से प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहता है, ये शामिल होगा उसमें। प्रोजेक्ट मेथड से डिफरेंट प्रोजेक्ट, डिफरेंट आप कह सकते हो तरीके से बच्चा सीख रहा है। कोऑपरेटिव लर्निंग, यहाँ पे बच्चा कोऑपरेट करके अपने पीयर ग्रुप के साथ, लोगों के साथ सीख रहा है। तो ये आपका आंसर कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी वन। और ऑप्शन देख लीजिए, थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट टेस्ट, रैंकिंग ये सब की बात आ गई तो गलत हो गया। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लेबलिंग स्टूडेंट ये भी आपका ऑप्शन गलत है। प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी ग्रुपिंग, रैंकिंग करना ये भी ऑप्शन गलत है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इटसेल्फ। मतलब कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन को कौन सा स्टेटमेंट अच्छे तरीके से ये बताएगा कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। पहला ऑप्शन देखिए, स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। स्कूल एजुकेशन लंबे समय तक चलनी चाहिए। स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंस। स्कूल की जरूरत नहीं है और बच्चा खुद ब खुद चीजें सीख सकता है। या एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या जो एजुकेशन हमें स्कूल में दी जाती है, हमारा जो सोशल और नेचुरल एनवायरनमेंट, जो हमारे रियल लाइफ की चीजें होती है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। या लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर। हम जीवन क्या है, एक ट्रू एजुकेटर है, मतलब कि हम जिंदगी से जो जिंदगी हमें सिखाती है वो सही सीख होती है। तो अगर हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की सही स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, ये होगा कि ऐसी एजुकेशन जहां पे बच्चे की सोशल और नेचुरल वर्ल्ड से रिलेट करके आप चीजों को सिखा रहे हो, उनकी रियल लाइफ थिंकिंग से सिखा रहे हो, तो वहां बच्चा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएगा और चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। अब कोलबर्ग की थ्योरी आपकी तीन लेवल देती है और 6 स्टेजेस देती है। अब इसमें स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से समझाया गया है रिगार्डिंग कोलबर्ग थ्योरी। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। इनकी थ्योरी में हमें क्या कहते हैं, मतलब एक अच्छा रिलेशन, एक एसोसिएशन देखने को मिला है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो दिमाग होता है उसका, और उसकी मोरल मैच्योरिटी मतलब सही गलत में समझ, बच्चा किस तरीके से अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगा के और सही और गलत को समझता है। या द थ्योरी हैज इलैबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर, एक टेस्टिंग प्रोसीजर है सिर्फ चीजों को समझने वाला टेस्टिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट, establish a clear relationship between moral reasoning and action। moral reasoning मतलब कि बच्चा रिजल्ट को फाइंड कर रहा है बाय एनालाइजिंग राइट एंड रॉन्ग, फिर उसके बाद चीजों को कर रहा है। या his belief is that children are moral philosopher, एक moral philosopher होता है बच्चा, उनका बिलीव ये था। तो आंसर हम ये कह सकते हैं
कि मोरल रीजनिंग, ये भी ऑप्शन देखिए कहीं ना कहीं सही लग रहा है, लेकिन आप अगर देखिए मोरल रीजनिंग और एक्शन की बात तो बाद में आएगी कि बच्चा चीजें क्रिटिकल थिंकिंग लगा के, सही गलत लगा के चीजों को कर रहा है, लेकिन इन्होंने एक अच्छा एसोसिएशन बताया है दिमाग और मोरल मैच्योरिटी के बीच में। बच्चा अपना दिमाग का इस्तेमाल करके हर पर्सपेक्टिव को सोच के और एक मोरल तरीके से सही गलत को समझते हुए क्या लेता है, डिसीजन लेता है। तो इन्होंने एक एसोसिएशन बताया दोनों के बीच में। तो राइट आंसर विल बी हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। नेक्स्ट देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिफर्स टू। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात किसने की थी, हमारे वाइगोस्की साहब ने की थी, ठीक, जिन्होंने ये बताया था कि जो बच्चे को अगर अपने पोटेंशियल डेवलपमेंट पर पहुंचना है तो उसके उनको हेल्प की जरूरत होती है। हेल्प किसके द्वारा मिलती है, एमकेओ के द्वारा मिलती है, और वो जो टेम्परेरी हेल्प होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो इसी के बारे में बताना है, ये क्या है। देखिए ऑप्शन, द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, ये ऐसा फेज है जहां पे बच्चे का ज्यादा विकास पॉसिबल होता है। दूसरा देखिए, डेवलपमेंट फेज व्हेन चाइल्ड टेक प्लेस कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग, मतलब एक ऐसा फेज है जहां पे बच्चा कंप्लीट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। या a context in which children can almost perform a task on their own with the right level of support, मतलब कि बच्चा ऑलमोस्ट अपना कार्य खुद कर सकता है लेकिन उसको राइट लेवल ऑफ सपोर्ट की जरूरत है। या एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका सपोर्ट विड्रॉ हो जाता है। तो राइट आंसर विल बी दिस, अ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क, बच्चा अपना काम खुद ही कर सकता है, मतलब एक ऐसी आपका स्टेज होता है लेकिन उसको एक राइट लेवल ऑफ सपोर्ट की जरूरत होती है, उनके गाइडेंस में बच्चा और अच्छी तरीके से कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एंड्रोजीनियस पर्सनालिटी। अब एंड्रोजीनियस पर्सनालिटी वो पर्सनालिटी होती है जहां पे एक बैलेंस्ड वे में हार्मोन्स पाए जाए, मस्कुलिन फेमिनिन के, मतलब कि मेंस के विमेन के, एक बैलेंस्ड वे में आपका कह सकते हैं हार्मोन पाया जाए, उस पर्सनालिटी को हम कहते हैं आपके एंड्रोजीनियस पर्सनालिटी। तो ऑप्शन देखिए, रिफर्स टू मेन विद फेमिनिस्ट ट्रेट, मतलब एक लड़का है जिसके अंदर फीमेल्स वाली मतलब ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक है। या हैज अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर मस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट, मतलब दोनों ही चीज बैलेंस्ड वे में है। तो राइट आंसर विल बी सेकंड। और ऑप्शन देख लीजिए, टेंस टू असर्टिव एंड एरोगेंट, ऐसा नहीं है कि वो असर्टिव और एरोगेंट रहते हैं। या adheres to stereotypically gender roles prevalent to the society, मतलब स्टीरियोटाइपिंग वाला रोल है कि लड़का क्या है लड़की क्या है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो अभी मैंने बताया ये बैलेंस्ड क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं आपके मस्कुलिन फेमिनिन ट्रेट्स के। तो राइट आंसर विल बी 2। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल थ्रू ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब जेंडर रोल बच्चा हर जगह से एक्वायर करता है लेकिन कहाँ से एक्वायर नहीं करता है, मीडिया से करता है। सोशलाइज, जब समाजीकरण बच्चा होता है तो उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू जेंडर वो करता है। या कल्चर, अपने समाज अपने संस्कृति से भी एक्वायर करता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ट्यूटरिंग नहीं होता है, क्यों, यहाँ पे क्या होता है, हम पर्सनली क्या करते हैं, हमें बस एक शांत वातावरण चाहिए रहता है, एक गाइडेंस चाहिए रहती है जहाँ पे हम अपनी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस पढ़ाई कर सके। लेकिन अगर पढ़ाई कर सके विदाउट एनी, यहाँ पे आपका समाजीकरण नहीं होगा, आप बातचीत नहीं करोगे, सोशलाइजेशन नहीं होगा, चीजों को समझोगे नहीं, जेंडर रोल को समझ नहीं पाओगे। तो राइट आंसर विल बी आपका 4। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन, अब क्रिटिक्स क्या है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की, ऐसा टेस्ट जहां पे, पहले तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट समझिए कि जहां पे स्टैंडर्ड को सेट किया जाए सभी के लिए, और एक मतलब सभी के लिए एक समान का टेस्ट है और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको इवैल्यूएट किया जाए। ये टेस्ट क्या सबसे मतलब क्रिटिक्स क्या है, सबसे पहला ऑप्शन देखिए, दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर बेस्ड देयरफॉर बायस्ड, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन कहीं ना कहीं आपका सही है। क्यों, क्योंकि ऐसे परफॉर्मेंस आपका इवैल्यूएटर होते हैं वो सही तरीके से जजमेंट नहीं कर पाते हैं, और जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड होते हैं वो कहीं ना कहीं इग्नोर्ड होते हैं, बायस्ड होता है उनके साथ, और सभी के लिए एक समान तरीके का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर देना वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है। तो राइट आंसर विल बी दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड देयरफॉर बायस्ड। नेक्स्ट देखिए, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, अब मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी, हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी। इन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताया था, कितने टाइप के, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताई थी, ठीक। अब इस इंटेलिजेंस थ्योरी ने क्या कहा था उस चीज को बताना है। देखिए ऑप्शन, इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सेलरेटेड, इंटेलिजेंस को मतलब अचानक से बढ़ाया जा सकता है। या इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड,
इंटेलिजेंस के कई सारे प्रकार होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है। या पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, पेपर पेंसिल टेस्ट किसी भी तरीके से हेल्पफुल नहीं होते हैं। या इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी, मतलब किसी का इंटेलिजेंस लेवल आप एक इफेक्टिव पेडागोजी से बढ़ा सकते हो। तो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है वो ये कहती है कि इंटेलिजेंस क्या होता है, वो सेवरल काइंड का होता है, एक फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस नहीं होता है, बाकी 8 फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस होता है, डिफरेंट डिफरेंट, म्यूजिकल, स्पेशल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। तो हमारी इंटेलिजेंस को होती है वो सेवरल काइंड की होती है। राइट आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो ड्यूरिंग द कोर्स किया जाए, मतलब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात है, और ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये समेटिव असेसमेंट की बात है। नई शिक्षा नीति के अनुसार ये भी कहा गया है कि शिफ्ट हमें किससे करना है, समेटिव असेसमेंट से फॉर्मेटिव असेसमेंट में जाना है। तो इससे पूछ रहा है कि टीचर दोनों ही असेसमेंट को कैसे यूटिलाइज कर सकता है। ऑप्शन देखिए, नो चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, बच्चों के प्रोग्रेस और अचीवमेंट लेवल को जानने के लिए। या चिल्ड्रन नोज लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली, बच्चों की नीड को पहचानने के लिए और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी को फ्रेम करना। या असेस चाइल्ड परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक इंटरवल एंड सर्टिफाई हिज और हर परफॉर्मेंस, उनके हर एक टाइम टू टाइम पीरियोडिक वे में उनकी परफॉर्मेंस को जज करना और सर्टिफाई करना उनको। या मॉनिटर चाइल्ड प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल टू फिल देयर लर्निंग गैप्स, बिल्कुल सही। बच्चों को क्या करना है, हमें टाइम टू टाइम उनके लर्निंग गोल्स को, उनको मतलब एक अप्रोप्रिएट लेवल अचीव कर पा रहे नहीं कर पा रहे, उनको क्या दिक्कत हो रही है, एक लर्निंग गैप को पहचानना, उनको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना। तो ये असेसमेंट इसीलिए होने चाहिए और टीचर को इसीलिए यूज करना चाहिए ताकि बच्चों का प्रोग्रेस हो सके और उनके लर्निंग गैप्स को फिल कर सके। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not related to continuous and comprehensive evaluation। अब सीसीई किसकी बात करता है कि मतलब बच्चों का इसमें असेसमेंट आ जाते हैं आपके, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, जहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सीसीई से रिलेटेड नहीं है। अब ऑप्शन देखिए, इट हैज बीन मैंडेटेड बाय राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, ये हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। या इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर लर्निंग प्रोसेस, ये भी ऑप्शन सही है। क्यों, असेसमेंट फोकस ऑन चाइल्ड अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरिया, बच्चों का अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरिया को फोकस करता है। या इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज लो, पुअर, इंटेलिजेंट, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी दिस। ये हमारा इसलिए नहीं होता कि बच्चों को हम लेबल कर सके, उनको स्लो, पुअर, इंटेलिजेंट में आपका डिनोट कर सके, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। फोर्थ विल बी नॉट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिफ्टनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनका मतलब वो गिफ्टनेस किस वजह से हम बता सकते हैं। सबसे पहला देखिए, एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। दूसरा, अ रिसोर्स रिच एनवायरमेंट, मतलब कि ऐसा एनवायरमेंट जहाँ पे बच्चों को किसी भी तरीके के रिसोर्स की कमी ना हो। या सक्सेसफुल पेरेंट, ऐसे पेरेंट्स जो कामयाब हो। या डिसिप्लिन रूटीन, अगर हम डिसिप्लिन रूटीन में बच्चों को रखेंगे तो वो गिफ्टेड चाइल्ड होंगे। तो हमने अभी बताया कि बच्चों का डेवलपमेंट और इंडिविजुअल डिफरेंस कहीं ना कहीं उनके इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के बीच में डिसाइड होती है कि बच्चे का क्या जेनेटिकल फैक्टर है और बच्चे के किस एनवायरमेंट में रह रहा है, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो राइट आंसर विल बी एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम एनवायरमेंट विच, मतलब जो बच्चा सोशली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आया हुआ है, जिन्हें कभी भी किसी उनकी बेसिक नीड्स पूरी ना हुई हो या इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक हो, ऐसे बच्चे क्लासरूम एनवायरमेंट में आते हैं तो एनवायरमेंट चाहिए होता है। सबसे पहला देखिए, टीचर्स देम गुड बिहेवियर, ऐसा क्लासरूम एनवायरमेंट जहाँ पे बच्चे को गुड बिहेवियर सिखाया जाए। या वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, या ऐसा क्लासरूम जहाँ पे बच्चों का कल्चरल लिंग्विस्टिक नॉलेज जो होती है उसको हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो ऐसा क्लासरूम होना चाहिए। या डिस्करेज द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज, उनके लैंग्वेज को डिस्करेज करना चाहिए कि वो अपनी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसको यूज नहीं कर सकते हैं। या कैटेगराइज चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, उनको कैटेगराइज कर देना ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, ये ऑप्शन नहीं होना। कैटेगराइज करना गलत बात है, डिस्करेज करना गलत बात है, और ऐसा एनवायरमेंट जो उनको गुड बिहेवियर सिखाए वो भी गलत बात है। क्यों, क्योंकि वो सीखने से
सही तरीका नहीं, बहुत सारी चीजें यहाँ हैं। तो हमें हमें पहले तो उनको फील कराना है कि वो अलग नहीं है, उनको वैल्यू देना है, उनके कल्चरल थिंग को वैल्यू देना है, और उनके लैंग्वेज को प्रेफरेंस देनी है, वैल्यू देना है, ताकि बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाए। तो राइट आंसर विल बी 2। नेक्स्ट देखिए, द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम दैट्स ऑन। मतलब कि जो एक टैलेंटेड बच्चा है, टीचर उनके उनके जो भी कार्य वो कर रहे हैं उस पर इंटरवेंशन करना चाहिए, ताकि क्या होना चाहिए, यूज ऑफ कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर। बच्चों के द्वारा, मतलब टीचर के द्वारा बच्चों के लिए एक कस्टमाइज्ड इंस्ट्रक्शनल प्लान मेथड यूज करना चाहिए, ताकि कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो या फिर उनकी क्या नीड हो उसके अकॉर्डिंग उस पर टीचर काम कर सके। या गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, उन बच्चों पे एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। या बीइंग अफेक्शनेट, बच्चों से जुड़ जाना चाहिए, एक अफेक्शन की भावना रखनी चाहिए। या गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग टू अदर, मतलब ऐसे बच्चे जो गिफ्टेड है उनको दूसरे बच्चे को पढ़ाने के लिए दे देना चाहिए। तो ऑप्शन गलत है, अफेक्शनेट नहीं होना है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना। हम उन बच्चों के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने इंस्ट्रक्शनल मेथड को, मतलब जो भी तरीका हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए डिजिटल बोर्ड का यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसी को डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल मेथड को यूज करना, ताकि बच्चे का क्रिएटिव डेवलपमेंट हो सके। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट अ सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न। मतलब ऐसा कौन सा तरीका है जो हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन को हैंडल करने के लिए सही नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल सेगमेंट। बिल्कुल सही है, अच्छा तरीका है कि आप बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में बांट दीजिए, ताकि बच्चा सही तरीके से कर पाए। या ऑफरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बच्चों को सिखाना, उनको मौका देना कि वो लर्न कर सके। या इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, बच्चों के डेली शेड्यूल में फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करना, ये भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन रखिए, रेप्रिमेंडिंग देम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस, मतलब कि बच्चा हाइपर एक्टिव है हमेशा, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है बच्चा, तो उसके बिहेवियर के लिए उनको बार बार डांटना, ठीक, उनको बिहेवियर को बार बार उनको मतलब डांट के फटकार के चीजों को ठीक करने की कोशिश करना, अक्सर बेचैन बच्चों को ये उनके साथ ये चीज करना, तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत है। बच्चों को हम जितने प्यार से वो टैकल करेंगे उतनी ही ज्यादा आंसर होगा, असर होगा। राइट आंसर विल बी रिप्रिमेंडिंग देम फॉर दी ऑफन बीइंग रेस्टलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैटर्न ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर। अब ऐसे बच्चे जो डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब जिनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, उस बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। डिसेबल, ऐसा बच्चा जो डिसेबल है, या ऐसा बच्चा जो जिनको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, आपका डिसलेक्सिया है। या क्रिएटिव बच्चा जो क्रिएटिव थिंकिंग रखता है। या रीसाइलेंट बच्चा। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्रिएटिव हो जाएगा, ऐसा बच्चा जो क्रिएटिव है। ऐसे बच्चे ही आपके क्या होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग होते हैं, और उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वेज इन विच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। एक क्लासरूम में टीचर बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं, इनमें से स्टेटमेंट बताना है जो करेक्ट नहीं है। सबसे पहला देखिए, डिस्कस योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बच्चों से उनका थॉट प्रोसेस पूछना कि एक प्रॉब्लम को किस तरीके से वो सॉल्व करते हैं, तो ये होगा। नेक्स्ट देखिए, बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक वाइल सॉल्विंग समथिंग, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय अगर कोई गलती होती है तो उसको स्वीकार करना, ये भी सही है। देन यूज वोकेबलरी लाइक थिंक, आइडियाज, ट्रायल एंड डिफरेंट आंसर। मतलब वोकेबलरी मतलब आइडियाज का यूज करना, ट्रायल का यूज करना, डिफरेंट डिफरेंट आंसर का यूज करना, ताकि वो उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो सके, तो ये भी राइट आंसर है। देन आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर। अब कन्वर्जेंट आंसर क्या होता है, एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन होना, वो आपकी क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाती है। तो अगर बच्चों से ये पूछो तो बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही गलत है। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। इमोशन की बात करें, फीलिंग की बात करें, इनमें से कौन सा इमोशन है। सबसे पहला देखिए, मेमोरी, दूसरा फियर, तीसरा अटेंशन, चौथा स्टिमुलस। तो अटेंशन, स्टिमुलस, मेमोरी आपका कोई इमोशन नहीं है, फीलिंग नहीं है, लेकिन फियर आपका क्या है, एक इमोशन है
डर हमारा क्या है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है जो आप महसूस करते हो। तो आंसर विल बी 2। नेक्स्ट, a 3-year-old child explained the milk is produced by a machine at the milk booth. Which one of the following offers the best explanation of child understanding? मतलब एक बच्चा, एक बच्ची, 3 वर्षीय बच्ची होती है जो मिल्क को मतलब मशीन को देख के कहती है कि ये मिल्क प्रोड्यूस करने वाली क्या है, ये मिल्क बूथ है, मिल्क मशीन है। तो इससे क्या रिप्रेजेंट होता है, चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग क्या है? सबसे पहला ऑप्शन देखिए, चाइल्ड हैज लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ वर्ल्ड, बच्चे ने ज्यादा वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया ही नहीं है। या चाइल्ड आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ, या बच्चे के एक्सपीरियंस पे बेस्ड करता है। या चाइल्ड हैज नेवर सीन काउ, कभी गाय नहीं देखी। या फैमिली डज नॉट ऑफर अ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, फैमिली बच्चों को एक स्टिमुलेटिंग, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे नहीं रही है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा कि बच्चा जो है अपने पूर्व ज्ञान, मतलब उनका जो अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप हुई, उनका जो एक्सपीरियंस पहले से डेवलप हुआ, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, कोई भी चीज बोलते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बच्चे ने क्या कहा है कि ये मिल्क वाली मशीन है जो मिल्क बूथ है जहां से मिल्क हम खरीदते हैं। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब है टीचर रोल? टीचर रोल कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है, कौन सा स्टेटमेंट? टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन, टीचर का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना। या टीचर शुड अडहर टू द प्रेस्क्राइब बुक, बच्चों को मतलब बुक टेक्स्ट बुक के पे ज्यादा फोकस करके पढ़ाना। या कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, लिविंग इनफ टाइम फॉर रिविजन इज इम्पोर्टेंट, मतलब कंप्लीट करना सिलेबस और बच्चों को टाइम देना रिविजन के लिए। या क्रिएटिंग अ रिलैक्स स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी, बिल्कुल सही। टीचर को हमेशा बार बार सिर्फ पढ़ाई पे ही नहीं, बच्चों को एक रिलैक्स स्पेस भी देना चाहिए ताकि अपने बच्चों को, बच्चे जो भी नॉलेज है उसको अपने दिमाग में सेट कर सके, अपने डायलॉग इंक्वायरी से उस चीज को क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके। तो ये चीज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम इनकरेज रिच लर्निंग? अब कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे क्लासरूम रिच लर्निंग के बारे में मतलब इंडिकेट करता है? As classroom with variety of material displayed in the class beyond the reach of children, so that children मतलब the material last longer, मतलब एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पे ढेर सारे मटेरियल रखे हैं लेकिन बच्चे उसको छू नहीं सकते ताकि वो मटेरियल सुरक्षित रहे। या a classroom with open activity corner, a variety of children literature in open shelf accessible any time of the day, मतलब जितने भी सारे मटेरियल उनके पास हैं क्लासरूम में है, बच्चे उसको कभी भी एक्सप्लोर कर पाए, इजिली एक्सेसिबल हो, कभी भी देख पाए जब भी वो उस चीज में जानना या करना चाहते हो। या क्लासरूम विद नीटली ऑर्गेनाइज मटेरियल एंड कपबोर्ड ब्रॉड आउट वंस इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते में एक बार चीजें निकालते हैं फॉर फ्री प्ले, ये भी ऑप्शन गलत है। या क्लासरूम विद स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान लर्निंग ड्राइवन बाय टेक्स्ट बुक कंटेंट, मतलब ऐसी लर्निंग जहाँ पे टेक्स्ट बुक को ज्यादा महत्व दी जाए। तो ये आपके क्लासरूम कैसा होना चाहिए, ऐसा क्लासरूम होना चाहिए जहाँ पे जो मटेरियल है वो हम ओपन शेल्फ्स में रख के इजिली एक्सेसिबल करें ताकि बच्चा कभी भी उसको एक्सप्लोर कर सके। तो सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लास? में टेक्स्ट बुक जो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? दे आर वंस रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास, एक रिसोर्स है और एक रेफरेंस मटेरियल है अवेलेबल इन द क्लास। या दे मेंटेन होमोजेनिटी इन लर्निंग अक्रॉस द स्टेट, मतलब सभी जगह एक कॉमन बुक जो एक होमोजीनियस नेचर को मेंटेन करती है। या दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी, मतलब टीचर और पेरेंट्स को एक गाइडेंस प्रोवाइड करना अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी। या दे आर द फॉर्म ऑफ मोस्ट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन द रिसोर्स स्टाफ्ड कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि जहाँ पे रिसोर्स का अभाव है उस टर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल रिसोर्स मटेरियल है। तो राइट आंसर विल बी दे आर द वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास, सिर्फ वही रिसोर्स नहीं है लेकिन ये वन ऑफ द रिसोर्स है, एक रेफरेंस मटेरियल है जिससे बच्चा बहुत सारी चीजें सीख सकता है जो क्लास में अवेलेबल है। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट देखिए, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 derives its understanding from, अब एनसीईआरटी 2005 के बारे में बताना है कि क्या है इसमें। देखिए, ह्यूमनिज्म के बारे में बात करता है, बिहेवियरिज्म की बात करता है, व्यवहारवाद की बात करता है, या कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करता है, या कॉग्निटिव थ्योरीज की बात करता है। तो हमने ये चीज पढ़ा कि बच्चा जो होता है एक्टिवली कंस्ट्रक्टर होता है, अपने नॉलेज को एक्टिव
एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है अपने नॉलेज को। तो ये जो आपका मतलब जो ये एनसीएफ अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब बच्चा अपना एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता है, अपने नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है और चीजों को समझने इन क्लास कैन बी कंसिडर टू बी मोटिवेटेड। एक बच्चा मोटिवेटेड क्यों कब फील करता है? दे कम टू स्कूल नीटली, जब वो नीटली ड्रेस्ड होके आता है यूनिफॉर्म में, या दे मेंटेन डिसिप्लिन में रहता है बच्चा तब मोटिवेट होता है, या रेगुलर इन अटेंडेंस रोज आ रहा है इसलिए बच्चा मोटिवेटेड है, या दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। बिल्कुल सही, बच्चा रेगुलर आ रहा है, हो सकता है उसके मम्मी पापा ने जबरदस्ती कर रहा हो, तो इससे नहीं पता चलता है। तो आंसर क्या है कि बच्चा जब एक्टिवली वो प्रोसेस में इन्वॉल्व है, क्लैरिफाई कर रहा है अपने डाउट्स को, मतलब चीजों को समझ रहा है, तो वो हाँ बच्चा अपने मतलब आंतरिक मोटिवेशन है, अंदर से मोटिवेटेड है, अपनी चीजों को क्लैरिफाई कर रहा है। राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चाइल्ड लर्निंग? कौन सा ऐसा मेथड है जो बहुत सुटेबल है बच्चों की लर्निंग को सुधारने में? रेगुलर असेसमेंट टेस्ट, एक रेगुलर असेसमेंट टेस्ट के उससे बच्चों की लर्निंग को सुधारा जा सकता है, या टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल एंड इलस्ट्रेशन, टीचर को डिफरेंट एग्जांपल यूज करना चाहिए, इलस्ट्रेशंस को यूज करना चाहिए बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, या ऑल टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर सभी तरीके के लर्निंग मटेरियल होने चाहिए, या टीचर टू फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन द रियल लाइफ सिचुएशन। बिल्कुल सही, टीचर को फैसिलिटेट करना चाहिए बच्चों को कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और रियल लाइफ लर्निंग बेस्ड, मतलब रियल लाइफ सिचुएशन से बेस्ड लर्निंग करें, रिलेट करके करें, उनके जीवन काल में क्या क्या चीजें हो रही हैं और क्या पढ़ाया जा रहा है, उन दोनों को ही क्या करें, रिलेट करें, तो बच्चा अच्छी तरीके से सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, this is the last question. The discipline which has a significant role in a learning environment is a kind of which helps. डिसिप्लिन जो हमारे जीवन काल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बच्चे के लर्निंग एनवायरनमेंट में रोल प्ले करती है, वो किस तरीके से हेल्प करती है? सबसे पहले देखिए, चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। ये डिसिप्लिन जो है बच्चों को अपनी लर्निंग को समझने में मदद करती है, या टू क्रिएट साइलेंस, डिसिप्लिन के हेल्प से आप साइलेंस क्रिएट कर सकते हो, या टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शन, बच्चों मतलब टीचर इंस्ट्रक्शन देने, मतलब जस्ट डिसिप्लिन क्या है, टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया, बच्चा डिसिप्लिन में है, या रूट मेमोराइज देयर लेसन। डिसिप्लिन बच्चों को हेल्प करता है मतलब रटिफिकेशन में और लेसन्स को रटने में, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डिसिप्लिन से बच्चा अपने आप को रेगुलेट करता है, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है, समझता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अपनी ही लर्निंग को क्या करता है, मॉनिटर करता है, शॉर्टकमिंग्स को दूर करता है और अपने लर्निंग प्रोसेस को और अच्छा बनाता है। तो राइट आंसर विल बी 1। तो ये रहे बेटा, ये हमारा 2019 का पेपर एनालिसिस था। हमने मतलब सारे क्वेश्चन कर लिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे आने वाले वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे और पेपर 2 के भी क्वेश्चंस देखेंगे और चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे। साथ ही साथ हम टॉपिक को करेंगे और शॉर्ट रिवीजन रखेंगे। बहुत लेंदी टॉपिक, बहुत लेंदी वीडियो नहीं बना के शॉर्ट वीडियो पे चलेंगे, ताकि लास्ट टाइम पे आपका रिवीजन अच्छा हो सके, आपने जो भी पढ़ा है वो आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सको। तो यही कोशिश रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेगी। फाइनल रिक्वेस्ट यही है, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।